बच्चों आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले ये देखें थर्मोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। तो केमिस्ट्री का मीनिंग है कि केमिस्ट्री में अपन रीड करते हैं केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन में थर्मो इट मीन्स हीट, इट मीन्स ऊष्मा। तो केमिकल रिएक्शन में ऊष्मा का जो अपन अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। इस थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली दो मेन पॉइंट है और बाकी तो अपने को इनकी डेफिनेशन समझनी है। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसके क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें कौन कौन सा पॉइंट है जिसकी अपने को डेफिनेशन समझनी है। ये टोटल 9 पॉइंट है। सबसे पहले ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद है अभिक्रिया की एंथैल्पी, हीट ऑफ रिएक्शन। और इसके अंदर पढ़ेंगे अपन अभिक्रिया के गुणधर्म। थर्ड पॉइंट है विरेचन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट है बंध एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। फिफ्थ पॉइंट है दहन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बस्शन, दहन की एंथैल्पी। सिक्स्थ पॉइंट है विलयन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सेवंथ उदासीनीकरण की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एट संक्रमण की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। और लास्ट पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद की एंथैल्पी। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये 2 पॉइंट है, सेकंड और थर्ड। अगर अपने को ये दोनों पॉइंट आते हैं तो इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले बात करें कि ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया आप जानते हो, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया आप जानते हो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जो अभिकारक होता है रिएक्टेंट, वो आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाता है। अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब जब अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाएगा तो इस अभिक्रिया के दौरान कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं, फिजिकल स्टेट वगैरह चेंज हो सकती है। तो जिसके कारण इनकी जो ऊष्मा है, एंथैल्पी है, उसमें परिवर्तन आता है। तो अगर अपन इस अभिक्रिया के दौरान जितनी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है उसको भी अगर इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाए तब इस समीकरण को बोलेंगे ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। मतलब फर्स्ट पॉइंट ये तो हो गई ओनली अपने पास केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। और अगर मैं इसको ऊष्मा के साथ लिख दूं, इसकी हीट को रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसको अपन कहेंगे ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। तो सेकंड पॉइंट अपन बात करें ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, तो परिभाषा लिखो, यदि रासायनिक अभिक्रिया के साथ, यदि रासायनिक अभिक्रिया के साथ, हाँ तो ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखो, यदि रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को भी प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो अब बात यहाँ है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है और उत्सर्जन भी हो सकता है। इट मीन्स अपने पास जो अभिक्रिया होगी ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया वो 2 प्रकार की होगी। एक तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और दूसरी है अपने पास ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में क्या अंतर है। ऊष्मा शोषी में तो क्या होगा कि अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करेगा, मतलब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
कि ये अभिकारक हो गया R प्लस ऊष्मा। इट मीन्स ऊष्मा को किस साइड में लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में, टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, ऊष्मा को अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है तो किस साइड में करेंगे, रिएक्टेंट साइड में। और इसकी जो एंथैल्पी है उसका साइन कौन सा होगा, डेल्टा H पॉजिटिव। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को पहचानने के दो तरीके हैं, या तो ऊष्मा अपने को रिएक्टेंट साइड में लिखी हुई मिले या डेल्टा H अपने को पॉजिटिव मिले। सेकंड, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा सेपी अभिक्रिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट प्लस हीट। इट मीन्स ऊष्मा को किधर लिखा जाएगा, प्रोडक्ट साइड में, और इसमें डेल्टा H का साइन कौन सा होगा, नेगेटिव। तो डेल्टा H के साइन या ऊष्मा को रिप्रेजेंट करने के तरीके से अपन इस ऊष्मा शोषी और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। तो ये बात हो गई ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया की। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया की एंथैल्पी। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट है अभिक्रिया की एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है विरेचन की एंथैल्पी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया की एंथैल्पी। हीट ऑफ रिएक्शन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H R। हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की एंथैल्पी एक ही मतलब है तीनों का। तो हीट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन की अगर अपन बात करें, जैसे अपने पास रिएक्शन है N1R2 N2 प्रोडक्ट। ये N1 और N2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल हैं। जैसे N1 अभिकारक के मोल और N2 हो गया अपने पास उत्पाद के मोल। और ये जो अभिकारक और उत्पाद के मोल है, ये पर्टिकुलर अभिकारक और पर्टिकुलर उत्पाद के मोल है, न कि ओवरऑल। इट मीन्स टोटल नहीं है। जैसे अभी एग्जाम्पल लेंगे समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद अपन बात करें, ये अपने पास रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन की अपने को एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। तो एंथैल्पी एक मात्रात्मक गुणधर्म है। जैसे एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, ये सब अपने पास मात्रात्मक गुणधर्म है। इट मीन्स अपने को मात्रा दे रखी होगी। तो जो अपने को मात्रा देगा वो इन सारे पॉइंट में कैसे देगा, अपने को मात्रा प्रति मोल के हिसाब से, मतलब एक मोल के लिए देगा। तो अब जैसे अपने को इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा H R, इट मीन्स डिफरेंस निकालना है एंथैल्पी का। किस में, कि उत्पाद और अभिकारक, इन दोनों की एंथैल्पी का अपने को लेना है अंतर। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इट मीन्स टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब टोटल एंथैल्पी कैसे लोगे, क्योंकि अपने को जो क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में ये एंथैल्पी अपने को प्रति मोल दे रखी होगी। तो प्रति मोल के लिए ले लिया अपन ने M, इट मीन्स मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एक मोल उत्पाद की एंथैल्पी हो गई। अब इसके कितने मोल है अपने पास, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके मोल है जैसे अपने पास N2, तो N2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गई अपने पास टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट के मोल है जैसे N1, तो N1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गई अपने पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इन दोनों का जो अंतर है वो ही अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा HR। तो जैसे अपन ने एंथैल्पी निकाली है, अब उसी प्रकार से जैसे अपने को एंट्रोपी पूछ ले तब भी वही मेथड है, अपने को गिब्स फ्री एनर्जी पूछ ले तब भी वही मेथड है। वही अपने को क्या करना है, एंथैल्पी की जगह यहाँ एंट्रोपी लेनी है और यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी लेनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास N2 एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट
माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। गिब्स फ्री एनर्जी में भी वैसे ही करना है, तो N2 गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो गई अपने पास हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन अपने को कैसे कैलकुलेट करना है तो ये बता दिया मैंने। अब एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे अपने पास कोई भी रिएक्शन दे दी, फॉर एग्जांपल अपने पास रिएक्शन है नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस टू अमोनिया। ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए अपने को कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट मीन्स डेल्टा HR बराबर, अब देखो मैंने क्या बताया था कि उत्पाद की जो टोटल एंथैल्पी है उसमें से अभिकारक की टोटल एंथैल्पी माइनस कर दो। अब उत्पाद कौन है अपने पास? अमोनिया। अब जो अमोनिया की एंथैल्पी क्वेश्चन में दे रखी होगी वो प्रति मोल दे रखी होगी, मतलब 1 मोल के लिए अपने को अमोनिया की एंथैल्पी दे रखी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मोल कितना है? 2 मोल। तो 2 मोल के लिए अमोनिया की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो गई 2 मोल अमोनिया की एंथैल्पी। इसमें से किसकी एंथैल्पी माइनस कर दो? रिएक्टेंट की, अभिकारक की। तो अभिकारक की एंथैल्पी को जब माइनस करोगे तो अभिकारक अपने पास यहाँ पर कितना है? 2 है। तो फर्स्ट अभिकारक कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वही अपने को मोलर एंथैल्पी दे रखी होगी। अब इसके कितने मोल हैं? 1 मोल है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इट मीन्स यही हो गया। माइनस दूसरा अभिकारक अपने पास हाइड्रोजन। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन वही मोलर एंथैल्पी दे रखी होगी। कितने मोल है इसके? 3। ठीक, तो ये हो गई अपने पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स इन तीनों की जो मोलर एंथैल्पी है उसकी वैल्यू पुट कर दो और इसको कैलकुलेट कर लो। फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड टू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये रिएक्शन है, कोई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपने को कैलकुलेट करनी है। क्या करोगे? उत्पाद कौन है? ये भी उत्पाद है और ये भी उत्पाद है। तो दोनों की प्रति मोल एंथैल्पी लोगे तो एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना मोल है? 1 मोल। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल है? 1 मोल। 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गई टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की कुल एंथैल्पी। इसमें से माइनस करना है किसको? अभिकारक की एंथैल्पी को। अभिकारक कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर मोल होगी कितने मोल है? 1 मोल। 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गई अपने पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इट मीन्स ये क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस इक्वेशन, इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी। तो इसी प्रकार से कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो ये हो गई अपने पास हीट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की एंथैल्पी। अब यहाँ पर है अभिक्रिया के गुणधर्म, इट मीन्स ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। ये इंपॉर्टेंट है। तो सब टॉपिक के रूप में अपन बात करें, ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। तो सबसे पहले अपने को याद रखना है कि जिस प्रकार से अपन अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से अपने को
थर्मोकेमिकल रिएक्शन को सॉल्व करना है। जैसे एलजेब्रिक इक्वेशन, कोई समीकरण दे दी 2x + 3y = 20 और x + 4y = 5। अब अपन इसको सॉल्व करके निकालते हैं, जैसे x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जैसे इसको सॉल्व करते तो उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन को अपन सॉल्व करते हैं। जैसे इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ×2 पूरी इक्वेशन को, रिएक्शन को, और अब इसको क्या कर दोगे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू निकालोगे, फिर y की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो उसी प्रकार से इस केमिकल रिएक्शन को अपन क्या मान सकते हैं, एलजेब्रिक इक्वेशन। तो पहला पॉइंट हो गया कि जैसे अपन बीजगणितीय समीकरण को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से अपने को ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया को सॉल्व करना है, ये याद रखना है। बाकी अब अपन बात करें, अब जैसे मेरे पास है 2x + 3y = 5। अब मैं अगर इस 3y को इस साइड में ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2x = 5 - 3y। इट मीन्स यहाँ पर इसका साइन कौन सा था, पॉजिटिव, और यहाँ पर साइन कौन सा हो गया, नेगेटिव। या अगर मैं इस 5 को इस साइड में ट्रांसफर कर दूं तो उधर साइन कौन सा है, पॉजिटिव, और ट्रांसफर करते ही कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स जब तुम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड में ट्रांसफर कर दो या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड में ट्रांसफर कर दो तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि पक्षांतरण करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, पक्षांतरण करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अब ये रिएक्शन अपना, ये इक्वेशन अपने पास, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, x + 3/2y = 5/2। मतलब जैसा मैंने इस साइड में 2 से डिवाइड किया तो ये वाली साइड भी 2 से डिवाइड होगी, और मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन को तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 2 × 5, इट मीन्स 10। इट मीन्स मैंने जब इसको 2 से इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो सेम उसी प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन है उसमें अपन किसी भी रिएक्शन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसकी जो एंथैल्पी है वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी। जैसे यदि किसी अभिक्रिया को n से गुणा या विभाजित करते हैं तो ΔHR भी उसी संख्या से गुणा या विभाजित होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, हेस लॉ, जो इनऑर्गेनिक में आता है, हेस लॉ, कि रासायनिक अभिक्रिया को चाहे किसी भी विधि से संपन्न करें उसमें ΔH में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हेस लॉ अभिक्रिया को किसी भी विधि से
संपन्न कराया जाए उसकी डेल्टा HR में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है कि थर्मोकेमिस्ट्री में फिजिकल स्टेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है तो डेल्टा HR भी अलग अलग होगी। जैसे मान लो कि मैं लिखूं H2O लिक्विड, एक लिखा मैंने H2O गैस, तो क्या दोनों की ऊष्मा बराबर है? नहीं भाई, इसको तुम हीट करोगे प्लस ऊष्मा, तो इसको हीट करोगे तब जाके ये किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। तो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी ना, तो दोनों की जो एनर्जी है जिसको अपन ऊष्मा बोल रहे हैं, तो दोनों की जो ऊष्मा है या एंथैल्पी है, तो इसका मान दोनों के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फोर्थ पॉइंट यही है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर अपने पास केमिकल रिएक्शन सेम है, जैसे मान लिया कि ये रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन तो सेम है, लेकिन बाय चांस किसी की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो फिजिकल स्टेट अलग अलग होगी, तो उसके लिए डेल्टा H का मान भी क्या मिलेगा? अलग अलग। तो फोर्थ पॉइंट हो गया, यदि रासायनिक अभिक्रिया समान हो लेकिन भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, तो डेल्टा HR का मान भी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस 2H2। सेकेंड रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 2H2। अब इन दोनों रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है रासायनिक रूप से, लेकिन अगर यहाँ पर दे दिया जाए अपने को लिक्विड और यहाँ दे दिया जाए अपने को सॉलिड, तो दोनों के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है, जैसे इसके लिए मैंने हीट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन सेकंड, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। इट मीन्स डेल्टा HR1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा HR2। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया की एंथैल्पी। वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो अभिक्रिया की एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि उत्पादों की कुल एंथैल्पी में से अपने को अभिकारक की कुल एंथैल्पी को माइनस करना है, वही अपने पास अभिक्रिया की एंथैल्पी है। अब कुल एंथैल्पी कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में अपने को प्रति मोल दे रखी होगी और जितने मोल हैं अभिकारक के या उत्पाद के, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये अभिक्रिया की एंथैल्पी निकल जाएगी। अब ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा कि कोई भी क्वेश्चन अपने को दे दिया, जैसे अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है या डेल्टा HR निकालना है, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है तो 3 वैल्यू अपने को दे रखी होगी और इसकी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसमें काम आएगा, जैसे पक्षांतर करोगे तो साइन चेंज होगा, किसी संख्या से गुणा या विभाजित करोगे तो डेल्टा HR भी उसी संख्या से गुणा या विभाजित होगा। वही सिंपल सी बात है कि जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, या अमोनिया 2 मोल बन रहा है, और प्रैक्टिकली
विथ थ्योरेटिकली तो तुमने 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या हुआ कि मैंने मात्रा क्या ले ली, इनकी आधी ले ली, और मात्रा आधी लोगे तो डेल्टा HR ऊष्मा का मान भी क्या हो जाएगा, आधा ही तो होगा। फिर अभिक्रिया, यह है नियम है, वे किसी भी विधि से सॉल्व करो, मतलब चाहे तुम गुणा करो, भाग करो, कैसे भी करो, अभिक्रिया अगर सेम प्राप्त हो रही है तो उनके डेल्टा HR में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो फिर उसके लिए अभिक्रिया की एंथैल्पी भी अलग अलग होगी। थर्मोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, तो थर्मोकेमिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया और इसके गुणधर्म, फिर उसके बाद है अभिक्रिया की एंथैल्पी, विरचन की एंथैल्पी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 3rd एंड 4th, बाकी और तो डेफिनेशन है, जैसे बंध एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी, विलयन की एंथैल्पी, संक्रमण की एंथैल्पी, उदासीनीकरण की एंथैल्पी, अनुनाद की एंथैल्पी। और जब ये सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसके क्वेश्चन, थ्योरी में तो केवल डेफिनेशन। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? फिर रासायनिक अभिक्रिया आप जानते हो कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, कि अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसको तो अपन सिंपली क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब जब वो अभिकारक क्रिया करके जब उत्पाद बना रहा है तो उसके दौरान कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, या इनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन आता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितनी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है, तो अगर इस ऊष्मा को भी अपन रासायनिक अभिक्रिया के साथ में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको बोलेंगे ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। तो इट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, यदि रासायनिक अभिक्रिया के साथ अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को भी प्रदर्शित किया जाए तो उसे ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब बात आती है कि ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया, तो मैंने बोला कि ऊष्मा का या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। तो इस आधार पर ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया। पहला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो नाम से पता चल रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो उसके लिए देखो वही 2 तरीके से अपन इसको पहचान सकते हैं। पहला तरीका यह है कि इस साइड तो लिखते हैं अपन अभिकारक, इट मीन्स रिएक्टेंट, और इस साइड में तीर के इस साइड में लिखते हैं अपन उत्पाद, प्रोडक्ट। अब मैंने ऊष्मा को लिखा इस साइड में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिकारक है उसने ऊष्मा का अवशोषण करके उत्पाद बनाया। तो अगर अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करता है तो इसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो एक तरीका तो ये हो गया पहचानने का कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा को किधर लिखा हुआ, किधर लिखेंगे, अभिकारक की ओर। दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर अपन इसकी एंथैल्पी निकालते हैं अभिक्रिया की, मतलब अभिक्रिया के दौरान कितनी ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन हुआ, तो इसके लिए क्या करोगे, डेल्टा एच लेना है, तो उत्पाद की एंथैल्पी में से अभिकारक की एंथैल्पी माइनस करोगे। अब इन दोनों में से किसकी एंथैल्पी ज्यादा है, भाई ये है, मान लिया इसकी एंथैल्पी है 3 किलो जूल,
रिएक्टेंट की एंथैल्पी मान लिया अपन ने 3 किलो जूल। अब इसने मान लिया कि 2 किलो जूल ऊष्मा का अवशोषण किया और उत्पाद बनाया, तो इसमें अभिकारक की एंथैल्पी कितनी थी? 3 थी। लेकिन जब उत्पाद बनेगा तो उसकी एंथैल्पी कितनी होगी? 5 किलो जूल। कितनी होगी? 5 किलो जूल। तो कुल मिला के कहानी क्या होगी? केवल अपने को इतना पहचानना है कि अभिकारक ने ऊष्मा का अवशोषण किया तो एंथैल्पी, इट मींस ऊष्मा किसकी ज्यादा होगी? उत्पाद की होगी। तो उत्पाद की ऊष्मा इसमें ज्यादा होगी और अभिकारक की ऊष्मा इसमें कम होगी। तो जब तुम उत्पाद की ऊष्मा में से अभिकारक की ऊष्मा को माइनस करोगे तो साइन कौन सा मिलेगा? पॉजिटिव। तो दूसरा तरीका क्या हो गया कि अपने को अगर डेल्टा एच का साइन दे रखा है तब भी अपन पहचान जाएंगे कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। तो पॉजिटिव साइन अगर दे दिया तो इसका मतलब अभिक्रिया ऊष्माशोषी। एक तरीका यह भी हो सकता है कि मैं इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे ये ऊष्मा प्लस ऊष्मा लिखा था मैंने इसको लिख दिया माइनस ऊष्मा, तब भी ये अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्माशोषी। लिखा मैंने ऊष्मा को उत्पाद साइड में लिखा है, लेकिन यहां पर कौन सा साइन है? माइनस। तो ये भी एक तरीका ऊष्माशोषी अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने का। अब इसके बाद सेकंड प्रकार है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? अगर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। मतलब पात्र क्या हो रहा है? अभिक्रिया पात्र क्या हो रहा है? गर्म। भाई ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो अभिक्रिया पात्र क्या होगा? गर्म। और यहां पर पात्र क्या होगा? ठंडा। प्रैक्टिकली अपन ऐसे पहचान सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है क्या ऊष्माक्षेपी? जैसे मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैं अगर उसको जलाऊंगा तो ऊष्मा का अवशोषण होगा कि उत्सर्जन होगा? सिंपल सी बात है, उत्सर्जन होगा, तभी तो अपने को गर्मी का एहसास होगा। तो वो क्रिया कौन सी हो गई? ऊष्माक्षेपी। ठीक है। और जैसे अपन ने एल्कोहल को या पेट्रोलियम जो भी पदार्थ होता है उसको बॉडी पर डाल दिया तो अपने को कैसा महसूस होता है? ठंडा। अब ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि उस पेट्रोलियम पदार्थ ने अपनी बॉडी में से ऊष्मा का क्या किया? अवशोषण किया। तो अपने उस एरिया में ऊष्मा की क्या हो गई? कमी, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो ऊर्जा की जब कमी हुई तो अपने को कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। तो वो क्रिया कौन सी हो गई? ऊष्माशोषी। ये अपन प्रैक्टिकली पहचान सकते हैं, बाकी थ्योरेटिकली तो वही तरीका है। तो अब अपन बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको वही बात है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये अपना हो गया अभिकारक, ये है अपना उत्पाद। अब ऊष्मा को किस साइड में लिखोगे? उत्पाद की साइड। अगर मैं इस ऊष्मा को अभिकारक की साइड में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? रिएक्टेंट माइनस ऊष्मा, साइन कौन सा लगाऊंगा? माइनस। ठीक है। तो एक तरीका तो क्या हो गया कि इसमें ऊष्मा को किस साइड में लिखा जाएगा? उत्पाद साइड। फिर आगे अपन बात करें अभिक्रिया की एंथैल्पी निकालनी है तो क्या करोगे? वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी। अब इसमें किसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी? मतलब किसकी ऊष्मा ज्यादा होगी? ऊष्मा और एंथैल्पी का एक ही मतलब। तो देखो किसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी? भाई इसके पास, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि रिएक्टेंट है, अब मैं इसके एग्जांपल का उल्टा कर दूं कि रिएक्टेंट की ऊष्मा है 5 किलो जूल और इसने बनाया उत्पाद और इसने वही 2 किलो जूल ऊष्मा का उत्सर्जन कर दिया। तो अब ये जो उत्पाद बना, इस उत्पाद की एंथैल्पी कितनी होगी?
3 किलो जूल। तो सिंपल सी बात है, किसकी ऊष्मा ज्यादा होगी? अभिकारक। तो इसमें किसकी ऊष्मा ज्यादा होगी? अभिकारक की ऊष्मा ज्यादा होगी। तो अभिकारक की ऊष्मा ज्यादा होगी तो साइन कौन सा मिलेगा? नेगेटिव। तो दूसरा तरीका क्या हो गया? जो एंथैल्पी परिवर्तन का जो साइन है, चिन्ह है, उससे अपन पहचान सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव साइन मिलेगा, इसमें नेगेटिव साइन मिलेगा। इसमें अभिकारक की ऊष्मा कम होगी और उत्पाद की ऊष्मा ज्यादा होगी। इसमें उल्टा होगा, अभिकारक की ऊष्मा ज्यादा होगी और उत्पाद की ऊष्मा कम होगी। इसमें ऊष्मा को रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे, उसमें ऊष्मा को प्रोडक्ट साइड में लिखा जाए। और प्रैक्टिकली दोनों में अंतर मैंने समझा दिया कि अभिक्रिया के दौरान अगर अपने को गर्मी का महसूस हो रही है, मतलब अभिक्रिया पात्र जैसे गर्म हो रहा है तो वो ऊष्मा से पी हो गई, और अभिक्रिया पात्र अगर ठंडा हो रहा है जैसे अमोनियम क्लोराइड है, उसको अपन ने पानी में डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया, तो पात्र ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब वो जो अभिक्रिया हुई या क्रिया हुई वो कैसी थी? ऊष्माशोषी। और एक अम्ल और क्षार दोनों को मैंने एक अभिक्रिया पात्र में मिला दिया, तो वो जो पात्र है वो गर्म होगा। अब गर्म होगा तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई अम्ल और क्षार के मध्य, और ऊष्मा का क्या हुआ? उत्सर्जन। अब वो ऊष्मा किसने अवशोषित करी? पात्र ने। तो पात्र क्या हो जाएगा? गर्म। तो इस प्रकार से अपन इनको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो ये बात हुई अपनी ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। भाई ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने प्रकार की होती है? ठीक है, अब मेन पॉइंट अपना यहां से स्टार्ट होता है अभिक्रिया की एंथैल्पी। फर्स्ट पॉइंट, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की एंथैल्पी, एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करता है? H से। ठीक है, R का मतलब क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या है? अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रिया की एंथैल्पी किसे कहेंगे? सिंपल सी बात है, ये जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया के दौरान कितनी ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन हुआ, इस ऊष्मा को अपने को कैलकुलेट करना है, गणना करनी है इसकी। तो जब अपन इसकी गणना करेंगे तो गणना से जो मान अपने को प्राप्त हुआ वो मान ही अपना क्या है? अभिक्रिया की एंथैल्पी। भाई यहां तो अपन ने रिप्रेजेंट ही तो किया इसमें, लेकिन अब उसका मान निकालना है, तो मान अपन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या हुई अभिक्रिया की एंथैल्पी की? कि अभिक्रिया के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। मतलब एक अपने को एक न्यूमेरिकल डाटा चाहिए, संख्यात्मक मान चाहिए। तो अब इसका कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वही जैसे यहां पर कैसे कैलकुलेट किया, एक सिंपल सा तरीका है कि उत्पाद की एंथैल्पी में से अभिकारक की एंथैल्पी माइनस कर दो। इट मींस उत्पादों की कुल एंथैल्पी, मैंने यहां पर लिखा है कुल एंथैल्पी। तो कुल एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जो अपने को एंथैल्पी दे रखी है, तो एंथैल्पी एक मात्रात्मक गुणधर्म है। इट मींस इसका जो मान होगा वो अपने को प्रति मोल दिया हुआ होगा, तो एक मोल के लिए अपने को मान दे दिया। अब अपने को कुल एंथैल्पी लेनी है, तो उस अभिक्रिया में उस अभिकारक के या उत्पाद के जितने मोल काम आ रहा है उससे गुणा करना पड़ेगा। मैं कहूं कि जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 की मैंने एक मोल की एंथैल्पी दे दी 2 किलो जूल प्रति मोल, ये मान मैंने दे दिया। ठीक है, अभिक्रिया में CO2 काम आ रही है जैसे 5 मोल काम में आ रही है, तो मैं कहूं CO2 की कुल एंथैल्पी कितनी हुई, तो एक मोल की एंथैल्पी कितनी है? 2 किलो जूल। तो कुल के लिए क्या करोगे? 5 से गुणा करोगे, तो कितनी हो जाएगी? 10 किलो जूल। कितनी हो जाएगी? 10 किलो जूल। तो अपने को यहां पर क्या लेना है? कुल एंथैल्पी। इट मींस प्रति मोल अपने को मान दिया हुआ होगा और उसको अपने को गुणा करना पड़ेगा उसके मोलों की संख्या से।
ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर अभिकारक या पर्टिकुलर उत्पाद की कुल एंथैल्पी निकालने की। तो वापस यहां पे आओ, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि उत्पादों की कुल एंथैल्पी में से अभिकारकों की कुल एंथैल्पी माइनस करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास ये वाली रिएक्शन N1A प्लस N2B टू M1C प्लस M2D। अब ये N1 और M, अब ये जो N और M है ये अपने पास क्या है, मोलों की संख्या, और A और B क्या है, अभिकारक, और C और D क्या है अपने पास, उत्पाद। अब ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया की एंथैल्पी अपने को निकालनी है, तो डेल्टा HR जब अपन निकालेंगे तो क्या करेंगे, उत्पादों की कुल एंथैल्पी में से अभिकारकों की कुल एंथैल्पी अपने को माइनस करनी है। तो अब सबसे पहले इसमें देखो कि उत्पाद कौन है, तो उत्पाद है अपने पास C और D, ये दोनों उत्पाद है। तो C की एंथैल्पी 1 मोल की होगी। अब इसके मोल कितने हैं, इसके मोल है अपने पास M1, तो 1 मोल की एंथैल्पी अपने को क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसको मल्टीप्लाई करोगे इसके मोलों की संख्या से, इट मींस M1 से, तो ये हो गए अपने पास C की कुल एंथैल्पी। इसी प्रकार से D की निकालेंगे, तो D की एंथैल्पी अपने पास हो गई HD, तो ये तो 1 मोल की एंथैल्पी हो गई। D के कितने मोल है, M2, M2 से मल्टीप्लाई करते ये हो गई D की कुल एंथैल्पी। तो C और D की कुल एंथैल्पी का अगर मैं टोटल कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो गया, उत्पादों की कुल एंथैल्पी। इसी प्रकार से मेरे को निकालना है अभिकारकों की कुल एंथैल्पी। तो अभिकारकों की कुल एंथैल्पी के लिए अब देखो अभिकारक कौन है, A और B, ये दो अभिकारक हैं। अब ये दो अभिकारक हैं A और B, तो A की वही एंथैल्पी अपने को 1 मोल की एंथैल्पी दे रखी होगी, 1 मोल की एंथैल्पी दे रखी होगी। इसके मोल कितने हैं, N1, तो N1 से मल्टीप्लाई करते ये हो गई अपने पास A की कुल एंथैल्पी। इसी प्रकार से B की एंथैल्पी निकालोगे तो वही 1 मोल की एंथैल्पी दे रखी है, इसकी मोलों की संख्या N2 है, N2 से मल्टीप्लाई करते ये हो गई अपने पास B की कुल एंथैल्पी। अब A और B दोनों अपने पास अभिकारक है, तो दोनों की एंथैल्पी को जब अपन जोड़ेंगे तो ये अपने पास क्या मिल जाएगी, अभिकारकों की कुल एंथैल्पी। तो डेल्टा HR के लिए क्या करना था कि उत्पादों की कुल एंथैल्पी में से अभिकारकों की कुल एंथैल्पी अपने को माइनस करनी थी, तो ये क्या मिली अपने को, अभिक्रिया की एंथैल्पी। बस अब ये जो मैंने समझाई यहाँ पर, अब ये अपने को केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना है, जिसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट रिएक्शन अपने पास सिंपल रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, जिससे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब डेल्टा HR निकालना है, तो सबसे पहले उत्पाद कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो कैल्शियम ऑक्साइड की एंथैल्पी, इसके कितने मोल है, 1 मोल, तो 1 मोल की एंथैल्पी लेनी। CO2 के कितने मोल है, 1 मोल है, तो ये हो गई 1 मोल की एंथैल्पी। अब उत्पादों की कुल एंथैल्पी लेनी है, दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये हो गई अपने पास उत्पादों की कुल एंथैल्पी। इसमें से माइनस करना है अपने को अभिकारक की कुल एंथैल्पी। अब अभिकारक कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट की 1 मोल की एंथैल्पी हो गई, इसके कितने मोल है, 1 ही मोल है, तो ये हो गई कैल्शियम कार्बोनेट की एंथैल्पी। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास हो गया डेल्टा HR। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है। अब इसमें देखो सिंपल सी बात है कि अभिकारक तो कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपने को एंथैल्पी लेनी है और इनके मोल कितने हैं 2 और इसका कितना मोल है 1। तो इसकी एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसके एंथैल्पी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। उत्पाद कौन है? उत्पाद अपने पास है H2O। कितने मोल है 2 मोल। तो इसकी जो मोलर एंथैल्पी है उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से करोगे। तो देखो डेल्टा HR का मान क्या हो गया? उत्पाद H2O, इसकी मोलर एंथैल्पी हो गई 2 मोल है 2 से गुणा कर दिया, यह अभी उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी लेनी है तो हाइड्रोजन की एंथैल्पी मोलर एंथैल्पी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कुल एंथैल्पी हो गई। उसी प्रकार ऑक्सीजन की मोलर एंथैल्पी, उसका 1 ही मोल है तो वो हो गई ऑक्सीजन की एंथैल्पी। दोनों को ऐड किया, ये उत्पाद की कुल एंथैल्पी हो गई। तो ये हो गया अपने पास डेल्टा HR। और थर्ड और लास्ट एग्जांपल नाइट्रोजन का 1 मोल है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे नाइट्रोजन को 1 से। हाइड्रोजन के 3 मोल है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ठीक है। और उत्पाद में देखो अमोनिया, तो अमोनिया के कितने मोल है 2, तो इसकी मोलर एंथैल्पी को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, और इनका जो अंतर है वही अपने पास क्या हो गया डेल्टा HR। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपने को प्रश्न देगा तो इनके मान दिए हुए होंगे। मान लिया कि ये वाला क्वेश्चन दे दिया अपने को, अब इसमें 1 2 3 और 4 पद है, तो 3 के मान अगर अपने को दे दिया और चौथे का मान अगर अपने को पूछेगा तो अपन बहुत इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नाउ विल बी स्टार्ट अगेन। ऊष्मा रासायनिक समीकरण के गुणधर्म। तो अपन ने कल पढ़ा कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक है। अब इसके गुणधर्म क्या क्या है, तो पहला पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण को बीजगणितीय समीकरण मानकर हल करना है। तो बीजगणितीय समीकरण तुम जानते हो क्या होता है, जैसे अपन लिखते हैं 3x + 4y = 12, तो ये अपने पास क्या हो गई बीजगणितीय समीकरण। तो जैसे अपन छोटी क्लास में 9th-10th में बीजगणितीय समीकरण हल करके x और y के मान निकालते थे, तो सेम इसी प्रकार से जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया उसको भी अपने को थ्योरेटिकली क्या मानना है बीजगणितीय समीकरण मानना है। देखो कैसे कि अगर पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो सेम उस समीकरण में जब अपन किसी भी टर्म को पक्षांतर करेंगे तो उसका चिन्ह चेंज होगा। जैसे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। जैसे मैं अगर इस 3x को उस साइड में ट्रांसफर करूं तो कितना होगा -3x, या 12 को इधर ट्रांसफर करूं तो क्या होगा -12। तो ये फंडा अपने को केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना है। फिर देखो आगे, अभिक्रिया को किसी संख्या, अब संख्या है अपने पास n, तो अभिक्रिया को अगर मैं किसी संख्या से गुणा कर दूं या भाग दूं, तो जिस संख्या से मैं गुणा या भाग कर रहा हूं उसी संख्या से डेल्टा HR, इट मीन्स अभिक्रिया की एंथैल्पी भी उसी संख्या से गुणा या विभाजित होगी। जैसा मान लिया जाए कि इस समीकरण में मैं 2 का भाग दूं तो 2 का भाग 3x में भी लगेगा, 4y में भी लगेगा, तो 12 में भी लगेगा। तो उसी प्रकार से मैं अभिक्रिया में अगर 2 का भाग दूंगा तो जो डेल्टा HR है अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है उसमें भी 2 का भाग लगेगा, और मैं 2 से गुणा करूंगा तो डेल्टा HR भी 2 से गुणा होगा। नाउ यदि रासायनिक समीकरण समान है, कि रासायनिक अभिक्रिया तो समान है लेकिन भौतिक अवस्था क्या हो भिन्न भिन्न, तो उनके लिए अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है उसका मान क्या मिलेगा भिन्न भिन्न। जैसे देखो कि ये जो 2 अभिक्रिया है दोनों अभिक्रिया समान है,
कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बना रहा है H2, ठीक है। लेकिन भौतिक अवस्था यहां पर है लिक्विड द्रव और यहां पर है गैस। तो भौतिक अवस्था अगर अलग अलग है तो इन दोनों के लिए जो अभिक्रिया की एंथैल्पी है उनका मान भी क्या मिलेगा, अलग अलग। क्यों? एंथैल्पी का मतलब क्या है, ऊष्मा, ऊर्जा, ठीक है। तो देखो जैसा अपने पास लिक्विड है, द्रव जल है, तो इसको अगर अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये गैस में कन्वर्ट होगा। तो जब ये द्रव बना तो उसमें इतनी ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। अब इस ऊष्मा का कुछ भाग, इसी ऊष्मा का कुछ भाग उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, गैस में कन्वर्ट कर रहा है। तो गैस में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने को यह समझना है कि दोनों का मान अलग अलग होगा। अगर भौतिक अवस्था अलग अलग है, चाहे H2O की हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, इट मीन्स चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, किसी की भी अगर भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो उसके लिए अभिक्रिया की एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी क्या है कि जैसे अपने पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसा वो केमिकल रिएक्शन अपने पास कैल्शियम प्लस हाफ O2, या इसको यो ले सकते हैं अपन 2 कैल्शियम प्लस O2 2 कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन है। इसके लिए मुझे दे दिया कि डेल्टा H बराबर 20 किलो जूल, ये मान मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। अब ये रूल अपने को इस अभिक्रिया में अप्लाई करना है। तो ट्रांसफर करने का जो रूल है कि मैं इसको अगर ऑक्सीजन को उधर ट्रांसफर करूं तो क्या लिखूंगा, 2 कैल्शियम ऑक्साइड माइनस O2, क्योंकि इस साइड में प्लस। अपने को रासायनिक अभिक्रिया में साइन कौन सा मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और उसको जब भी ट्रांसफर करोगे तो साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे मैं इस कैल्शियम ऑक्साइड को इस साइड में ट्रांसफर करूं तो फिर क्या लिखेंगे इसको, प्लस O2 माइनस 2 कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे सर ये रासायनिक अभिक्रिया में 0 कैसे हो गया? तो मैंने पहले बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया को अपने को थ्योरेटिकली सॉल्व करना है, नहीं कि प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि जो बीज गणितीय समीकरण है उसमें जो रूल फॉलो होते हैं अपने को थ्योरेटिकली वही रूल इसमें फॉलो करना है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैंने कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया कराई और उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड को माइनस कर दिया। माइनस कैसे करूंगा? माइनस करने का मतलब क्या है प्रैक्टिकली, कि कैल्शियम ऑक्साइड बना और मैंने उस कैल्शियम ऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, तो उस पात्र में क्या बचेगा? शून्य, मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग ये हो गया। अब किसी संख्या n से गुणा कर दूं, जैसा मान लिया मैंने इस अभिक्रिया को गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। 4 से गुणा करने पर कितना आएगा? 8 कैल्शियम प्लस 4 O2 टू 8 कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो 4 से गुणा करने पर डेल्टा H का मान कितना होगा? तो 4 × 20 किलो जूल। इसका क्या मतलब निकला? तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या था कि अगर अपन 2 मोल कैल्शियम और 1 मोल ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया कराते हैं तो 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था। अब अपन ने मोलों की संख्या 4 गुणा कर दी तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 4 गुणा बनेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड जब 4 गुणा बनेगा तो जो डेल्टा H है, जो इतना ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा वो भी क्या होगा? 4 गुणा, क्योंकि 2 मोल के लिए डेल्टा H का मान 20 था, तो 8 मोल के लिए कितना होगा? 80 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं
किसी संख्या से डिवाइड कर दूं, मान लिया मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो रिएक्शन क्या आएगी, कैल्शियम प्लस हाफ O2 टू कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ 2 मोल बन रहा था, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो जब मात्रा तुमने आधी कर दी तो डेल्टा H का मान भी क्या हो जाएगा, आधा। आधे का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको कितने से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो डेल्टा H कितना हो गया, 10 हो गया। तो जिस संख्या से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो डेल्टा H का मान भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई या उसी संख्या से डिवाइड होगा, ठीक है। और भौतिक अवस्था वाला मैंने बता ही दिया कि भौतिक अवस्था चेंज होगी तो उसके लिए डेल्टा H का मान चेंज होगा, क्योंकि भौतिक अवस्था जब अपन चेंज करते हैं तो तुम्हें पता है कि अगर मैं सॉलिड को कन्वर्ट करूं लिक्विड में तो मुझे इसको गर्म करना पड़ेगा, मतलब इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो इसकी ऊष्मा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और फिर लिक्विड को अगर मैं चेंज करूं गैस में तो इसको मेरे को ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी तो इसकी ऊष्मा बढ़ेगी। तो ऊष्मा का क्रम क्या हो गया इनका, सबसे ज्यादा ऊष्मा किसके पास है, गैस के पास, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। तो ऊष्मा का मान क्या हो गया, यहाँ पर अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये रूल हो गए अपने किसके, ऊष्मा रासायनिक समीकरण को सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो अपने पास प्रश्न होंगे थर्मोकेमिस्ट्री के उसको अपन इन रूल के अकॉर्डिंग या इन रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभिक्रिया की एंथैल्पी अपन ने पढ़ी कि अभिक्रिया की एंथैल्पी का मतलब क्या था, उत्पादों की कुल ऊर्जा एंथैल्पी में से अभिकारकों की एंथैल्पी को अपने को माइनस करना है। अब है अपने पास विरचन, निर्माण या संभवन की एंथैल्पी, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो निर्माण का मतलब जानते हो, निर्माण का मतलब क्या होता है, बनाना। इंग्लिश में क्या नाम है इसका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब निर्माण। तो फॉर्मेशन से लिया अपन ने F, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने डेल्टा HF से। और अभिक्रिया की एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा HR से, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट ये वाला देखो, तत्व की स्थायी अवस्था के लिए एंथैल्पी शून्य मानना। ये अपन ने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी का मान या एंथैल्पी का वास्तविक मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन ने क्या किया था कि जो तत्व की स्थायी अवस्था होती है उसके लिए एंथैल्पी का मान कितना मान लिया, 0। क्या मतलब था इसका, तत्व और स्थायी अवस्था। इसका मतलब क्या था कि सबसे पहले अपने पास तत्व रूप होना चाहिए। जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तत्व रूप क्या हो गया, H2। कार्बन है, कार्बन का तत्व रूप क्या हो गया, C। कैल्शियम है, कैल्शियम का तत्व रूप क्या हो गया, Ca। आयोडीन है, आयोडीन का तत्व रूप क्या है, I2। तो पहली कंडीशन क्या है कि तत्व हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, स्थायी अवस्था। तो स्थायी अवस्था का मतलब क्या होता है कि STP पर वह तत्व किस रूप में पाया जाता है। जैसे अपने पास जो पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में ओनली अपने पास क्या मिलेंगे, तत्व मिलेंगे, ठीक है। और वो जो आवर्त सारणी में भौतिक अवस्था दे रखी होती है वो किस पर दी हुई होती है, STP पर, ठीक। तो जैसा हाइड्रोजन तत्व हो गया, अब STP पर इसकी भौतिक अवस्था कौन सी होती है, गैस। तो इसके लिए अपन डेल्टा H का मान कितना मान लेंगे, 0। कैल्शियम है, आवर्त सारणी में इसकी भौतिक अवस्था कौन सी दी हुई होती है, ठोस। तो ये इसकी स्थायी अवस्था हो गई, कितना मान लेंगे, 0। आयोडीन है, आयोडीन की भौतिक अवस्था कौन सी, ठोस।
तो कितना हो जाएगा इसका मान 0। अब मैं कहूँ यहाँ पर कार्बन सॉलिड, आवर्त सारणी में भौतिक अवस्था कौन सी होती है? सॉलिड। लेकिन इस कार्बन के बहुत सारे अपर रूप हैं, जैसे ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फुलरीन होता है। अब इसके जब अलग अलग रूप हैं तो उसमें से अपने को ये सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे स्थायी कौन सा है। तो जिसके अलग अलग अपर रूप है उसमें अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा अपर रूप सबसे अधिक स्थायी है। तो कार्बन में कौन सा स्थायी होता है? ग्रेफाइट। सफेद फास्फोरस में